हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री और इसमें आज हम करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेरिकन रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है और इसका टाइम पीरियड था 1775 से लेकर 1783 तक का। अब अमेरिका की डिस्कवरी करी थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना कॉलोनी बना लिया। अब जैसे इंडिया इंग्लैंड का कॉलोनी था, वैसे ही उन्होंने अमेरिका को भी अपना कॉलोनी बना लिया। तो अब अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था जब अमेरिका के साथ 13 और कॉलोनीज ने मिलकर नॉर्थ अमेरिका में ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि अब हमें इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हम और ज़्यादा इंग्लैंड हम पे रूल नहीं कर सकता। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि अगर हमें रेवोल्यूशन करना पड़ा, कोई लड़ाई भी करनी पड़ी, तो हम वो भी करेंगे, लेकिन हमें अब इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस चाहिए। और इसका ये जो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में डिफरेंसेस थे, ये 1750 के आसपास ही आने शुरू हो गए थे। इनके जो थॉट प्रोसेस था वो भी अलग अलग होने लगा। इनके जो इंटरेस्ट थे उनमें भी डिफरेंसेस आने लगा। तो जिसके चलते हुए जो अमेरिका था उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमें इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस चाहिए। अब देखो, आप किसी से भी किसी कंट्री को बोल रहे हैं कि आप और ज़्यादा हम पे रूल नहीं करोगे, तो अब वो कंट्री एकदम से तो छोड़कर चली नहीं जाएगी। उसके लिए थोड़ा बहुत रिवोल्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ इंग्लैंड ने करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1765 में स्टैम्प एक्ट लगा दिया, नए नए टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। और उसके बाद 1767 में उन्होंने टी पे टैक्स लगा दिया। अब जब इन्होंने टी पे भी टैक्स लगा दिया तो उससे फिर जो अमेरिकन थे उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला, भाई ये कैसे पॉसिबल है, आप हमारी परमिशन के बिना कैसे इतने ज्यादा टैक्सेस भर भर के ले सकते हो, भाई आप विदाउट रिप्रेजेंटेशन हम पे टैक्स इम्पोज कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए अमेरिकन ने क्या किया, अब 1767 में उन्होंने टी पे टैक्स लगाया था। तो फिर 1773 में अमेरिकन ने क्या किया, बोस्टन एक जगह का नाम है, वहां पे सारे अमेरिकन इकट्ठे हो गए और बोस्टन पे शिप आता था, जो टी का भरा हुआ शिप वहां पे आता था, वहां पे अनलोड होता था। तो जब बोस्टन में टी वाला शिप भरा हुआ आया तो पूरे के पूरे अमेरिकन वहां पे इकट्ठे होकर उन्होंने वहां पे बोल दिया कि भाई अब ये जो शिप आया है ना, ये यहाँ पे अनलोड नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही वापिस जाएगा। लेकिन बोस्टन में गवर्नर ने शिप को ऑर्डर दे दिया कि आप शिप को यहाँ पे अनलोड कर दो। तो जैसे ही उन्होंने शिप को अनलोड करा तो सारे के सारे अमेरिकन ने क्या किया, जो टी वाले जो बड़े बड़े क्रेट्स थे, जो बॉक्सेस वगैरह थे जिसमें टी को पैक किया हुआ था, वो सारे के सारे उन्होंने पानी में फेंक दिए। और ये वाला जो इवेंट हुआ था वहां पे, जो इंसिडेंट हुआ था, इसी इंसिडेंट को बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी। क्योंकि वहां पे टी का भरा हुआ शिप आया और जो भी टी के जो क्रेट्स वगैरह थे वो सारे के सारे उन्होंने पानी में डंप कर दिए, पानी में फेंक दिए। तो ये वाला इंसिडेंट जो है इसको बोला जाता है बोस्टन टी पार्टी और ये हुआ था 1773 में। तो फिर यहीं से फिर 1775 में अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है और 81 तक ये चला था। और फाइनली फिर 81 में इंग्लैंड ने डिक्लेयर कर दिया था कि चलो अब हम इसको इंडिपेंडेंस दे देंगे। बट एक दो साल फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को, सेटअप करने को लग ही जाते हैं, किसी भी कंट्री को लग जाते हैं। इंडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था, डिक्लेरेशन पहले हो गई थी लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो पूरा का पूरा सेटअप करने में एक दो साल तो निकल ही गए थे। तो फिर जो अमेरिकन थे उन्होंने 4 जुलाई 1776 को ये डिक्लेयर कर दिया था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन उन्होंने पहले ही इशू कर दी थी अमेरिकन ने। और ये जो इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन थी, इसको लिखा किसने था, इसको लिखा था थॉमस जेफरसन ने। और ये डिक्लेरेशन में उन्होंने बोला क्या था, इन डिक्लेरेशन में थॉमस जेफरसन ने लिखा था कि सारे के सारे अमेरिकन इक्वल है, हम जितने भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे सारे सबको इक्वल माना जाएगा। और यहाँ से हर किसी को, ठीक है, चाहे कोई अमेरिकन है या जो भी है, हर एक पर्सन को अमेरिका के राइट टू लाइफ मिलेगा, राइट टू लिबर्टी मिलेगा, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मिलेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन में उन्होंने ये बातें लिखी थी। भाई हमारे पास भी जीने का अधिकार है, हमें भी लिबर्टी चाहिए, हमारे पास भी खुश होने का अधिकार है। आप हमारे राइट्स को कैसे वायलेट कर रहे हो?
अब डिक्लेरेशन में उन्होंने ये बातें लिखी थी और उन्होंने बोला कि इन चीज़ों को हम जस्टिफाई करने के लिए रिवोल्ट भी करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारे राइट्स को वायलेट करेगी तो उसके लिए हम रिवोल्ट करेंगे। तो फाइनली फिर जो भी इनकी लड़ाई चल रही थी तो उसमें जो कॉलोनीज थी 13 की 13 सारी की सारी कॉलोनीज जीत गई। इंग्लैंड जो था उसको फाइनली अपने घुटने टेकने पड़ गए और इंग्लैंड ने फिर फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया कि चलो अब हम अमेरिका छोड़कर जा रहे हैं। और उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 1783 में अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जो पेरिस की ट्रीटी के थ्रू अमेरिका को इंडिपेंडेंस इंग्लैंड ने फाइनली दे दी, ऑफिशियली उनको इंडिपेंडेंस दे दी। और जो यूएसए की उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था 1789 से लेकर 93 तक का। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, वो हिस्ट्री में तो एक ग्रेट इवेंट था ही था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। फ्रांस की हिस्ट्री में तो था ही था, साथ ही साथ यूरोप की हिस्ट्री का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। और यूरोप क्या, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट इवेंट रह चुका है। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो मेन आइडियाज थे ना, इवन के इंडिया की भी अगर हम बात करें तो इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनके मेन आइडियाज थे उसको ऐड करा है। इनके मेन आइडियाज कौन थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? वो थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन इनके आइडियाज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। और तीनों आइडियल्स को जो इंडिया था, इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा है। और ये तीनों के तीनों हमने लिए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? ये स्ट्रगल हुआ था। और ये स्ट्रगल हुआ किस लिए था? ये हुआ था जो वहाँ का सोशो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस करने के लिए इन्होंने स्ट्रगल करा था फ्रेंच पीपल ने। और ये जो पॉलिटिकल अनहिवल था फ्रांस में, ये शुरू हुआ था 1789 में। 1789 में फ्रांस के किंग थे किंग लुइस 14। ठीक है, पहले किंग लुइस 14 थे, फिर उसके बाद उसके सक्सेसर्स आ गए, 15 आ गए, 16 आ गए। तो ऐसे ही जो उनका फिर आगे के आगे चल रहा था उस टाइम पे जो भी था। तो उस टाइम पे जो फ्रांस के किंग हुआ करते थे ना, अगर हम बात करें रेवोल्यूशन से पहले की 1789 के टाइम पीरियड की, तो उस टाइम पे जो फ्रांस के किंग हुआ करते थे उसको अनलिमिटेड पावर्स दी जाती थी। मतलब कि किंग जो चाहे वो कर सकता था। अगर किसी को भी जेल में डालना चाहे विदाउट ट्रायल वो उसको जेल में डाल सकता था, किसी को मारना चाहे मार सकता था, कुछ भी कर सकता था। मतलब किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स होती थी, वो जो चाहे अपनी मर्जी से लोगों पे जितना जुल्म चाहे वो कर सकता था। अब उस टाइम पे अगर हम फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी में 3 क्लासेस हुआ करती थी जिसको बोलते हैं 3 स्टेट्स। कौन कौन सी थी? जो फर्स्ट स्टेट थी उसमें आते थे क्लर्गी। ठीक है, इसका एक पिरामिड से भी शो किया जाता है इसको। जो इसकी 3 स्टेट्स थी वो कुछ इस तरह की थी। जो फर्स्ट स्टेट आती थी वो आती थी क्लर्गी की। उसमें कुछ लोग होते थे, क्लर्गी कौन हुआ तो करते थे, जो चर्च के पोप वगैरह होते थे वो होते थे क्लर्गी में आते थे। सेकंड स्टेट में कौन आते थे? सेकंड स्टेट में नोबल्स वगैरह आते थे। और इसमें बेसिकली प्रिविलेज्ड लोग आते थे। और इसमें भी कुछ लोग होते थे, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह, बहुत पैसे वाले लोग, वही होते थे सेकंड स्टेट में भी। और जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे ये कौन होते थे? ये होते थे कॉमन मैन। ठीक है, जो आम लोग होते थे। इसमें वर्कर्स आ जाते थे, मिडिल क्लास, पीजेंट्स वगैरह। और ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना, इनको बिल्कुल नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंस देते ही नहीं थे। दे आर ट्रीटेड लाइक अ डॉग्स। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको कुत्तों की तरह ये लोग ट्रीट करते थे। और जो फ्रेंच की 90% पॉपुलेशन थी वो सारी कहाँ पे आती थी? वो आती थी थर्ड स्टेट में। ठीक है, थर्ड स्टेट में फ्रांस की 90% पॉपुलेशन आती थी। और जितना भी टैक्स लिया जाता था वो थर्ड स्टेट से ही इकट्ठा किया जाता था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। सारा का सारा टैक्स का बर्डन किस पे आता था? थर्ड स्टेट पे आता था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग होते थे वो सिर्फ और सिर्फ आराम से बैठते थे और अपना मजे करते थे। अब
उस टाइम के जो बहुत मेन एबल राइटर्स थे, इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, थिंकर्स थे, लाइक मोंटेस्क्यू हो गया, वोल्टेयर हो गया, रूजो हो गया, इवन के उन्होंने भी फ्रेंच सोसाइटी के को उस टाइम पे शार्पली क्रिटिसाइज करा था, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा था कि जो फ्रेंच की सोसाइटी है वहां पे बहुत ज्यादा अनजस्टिस होता है, वहां पे किसी को कुछ माना ही नहीं जाता, आम लोगों को तो वो कुछ जानते ही नहीं है। उस टाइम के जो फेमस राइटर्स थे वो भी उस टाइम पे इनके फ्रेंच सोसाइटी के बारे में ऐसा कुछ लिखते थे, फ्रेंच सोसाइटी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, भर भर के क्रिटिसाइज करते थे। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका मेन कॉज क्या था, उसका इमीडिएट कॉज था बैंकरप्ट कंडीशन ऑफ द फ्रेंच ट्रेजरी। अब फ्रेंच के पास वहां पे जो क्लर्गी वगैरह फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनके पास पैसा खत्म हो गया, खजाने जो उनके थे वो खाली हो गए, बैंकरप्ट कंडीशन हो गई उनकी। और ऊपर से जो आगे के किंग थे कि जो किंग लुइस 14 थे वो तो फिर भी चलो अच्छे थे, उसके बाद जो किंग आए लुइस 15 16 वो बहुत ही इनएफिशिएंट किंग थे, और ऊपर से उनके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ाए हुए थे, खर्चे बहुत ज्यादा करते थे और बिल्कुल ही इनएफिशिएंट रूलर थे वो जो उनके आगे वाले किंग्स थे लुइस 15 एंड 16। तो वहीं से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग होती है, और बात है 14 जुलाई 1789 की। 14 जुलाई 1789 को पेरिस के लोग इकट्ठे हुए बेस्टिले फोर्ट पे, ठीक है, उन्होंने बेस्टिले फोर्ट पे अटैक कर दिया। बेस्टिले फोर्ट बहुत ही एंशिएंट फोर्ट था, तो वहां पे जितने भी प्रिजनर थे सारे के सारे उन्होंने फ्री कर दिए, जेल से निकाल दिए, छोड़ दिए, और वहां का जो गवर्नर था बेस्टिले फोर्ट का उसको मार दिया। तो उसके बाद फिर ये वाला जो बेस्टिले फोर्ट था ना उस टाइम पे, बेस्टिले फोर्ट उस टाइम पे माना जाता था सिंबल ऑफ टायरनी इन फ्रांस। लोग डरते थे बेस्टिले फोर्ट जाने को छोड़ो, बेस्टिले फोर्ट के आसपास से निकलने से भी लोग डरते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि जरा सी भी वो किंग के अगेंस्ट आवाज उठाते थे तो किंग कुछ भी कर सकता था, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स थी। तो 1789 में तो लोगों ने फिर वहां पे अटैक ही कर दिया बेस्टिले फोर्ट में, गवर्नर को भी मार दिया। और धीरे धीरे फिर इससे क्या हुआ, जो बाकी की जगह के लोग थे उनमें भी थोड़ा सा उनको भी मोटिवेशन मिली, तो वहां के जो बाकी के जो फ्रांस के लोग थे, बाकी के जो पीजेंट्स थे बाकी के प्रोविंसेस में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बहुत सारे कैसल्स को जला दिया, बहुत सारे कैसल्स को तबाह कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। बाकी के जो फ्रांस के बाकी के पीजेंट्स थे उन्होंने भी फिर अलग अलग जगह पे गए, उन्होंने कैसल्स को तोड़ना शुरू कर दिया, उनको जलाना शुरू कर दिया। तो फाइनली बेसिकली इनका मेन ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था इसका मेन आइडियल था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। अब हुआ क्या, उसके बाद इन्होंने बेस्टिले फोर्ट पे अटैक कर दिया। जो उसके बाद क्या हुआ, जो इनके मेन ऑफिशियल्स थे, रॉयल ऑफिशियल्स थे, वो कंट्री छोड़कर भाग गए। लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया। गवर्नमेंट जो थी फ्रांस की वो बिल्कुल ही टूट गई, गवर्नमेंट तो खत्म ही हो गई ना। जो बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स थे मेन फ्रांस के वो तो फ्रांस छोड़कर ही चले गए। तो फिर 1789 से लेकर 1791 के बीच में फ्रांस पे रूल करा था फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी, उसने फ्रांस को गवर्न करा था। इसी के बीच में इन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और जो इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने मोनार्की को लिमिटेड सा रखा। इन्होंने बोला कि अब मोनार्की को हम इतनी ज्यादा पावर्स नहीं देंगे, हम इतनी ज्यादा मोनार्की को पावर्स नहीं देंगे कि वो हम ही पे ही रूल करने लग जाए, हमें ही मानना शुरू कर दे। तो इसीलिए अब जो इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें इन्होंने मोनार्की को लिमिटेड पावर्स दी। और इसका जो मेन प्रेएम्बल था इनके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका जो मेन डिक्लेरेशन क्या था, उसका फेमस डिक्लेरेशन था राइट्स ऑफ मैन, कि आम लोगों को भी अधिकार दिए जाएंगे। जितने भी पहले के फ्यूडल राइट्स थे कि वो सारे के सारे इन्होंने अबॉलिश कर दिए। जो इवन के लोकल लेवल पे भी जो गवर्नमेंट पहले बनी हुई थी उसको भी इन्होंने दोबारा से रीऑर्गेनाइज करा। जितने भी ओल्ड प्रोविंसेस थे उनको रिप्लेस कर दिया उन्होंने 83 डिपार्टमेंट से। जितनी भी चर्च की लैंड थी वो सारी पीजेंट्स को बेच दी, पीजेंट्स को दे दी। और जो चर्च के स्पेशल प्रिविलेजेस उस टाइम पे चर्च को पहले दिए जाते थे रेवोल्यूशन से पहले, वो सारे के सारे उन्होंने अबॉलिश कर दिए। और जो फर्स्ट रिपब्लिक की प्रोक्लेमेशन हुई थी फ्रांस में वो हुई थी 21 सितंबर 1792 को। और उसके बाद फिर 21 जनवरी 1793 को इन्होंने जो किंग लुइस 16 थे उनको इन्होंने ट्रेजन के चार्जेस के बेसिस पे उन्होंने गद्दी से हटा दिया। और उसके बाद उनकी जो क्वीन थी मैरी एंटोनियो, उनको भी इन्होंने 16 अक्टूबर 1793 को गद्दी से हटा दिया। दोनों को इन्होंने बाहर उखाड़ फेंका ट्रेजन के चार्जेस पे। और उसके बाद फिर फ्रांस में एंट्री होती है नेपोलियन की, राइट।
तो इसके साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस के लिए तो एक इम्पॉर्टेंट था इवेंट, बट फ्रांस के साथ साथ यूरोप के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अब जो मिडिल क्लास थी फ्रांस में उसको उनकी जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन्होंने कर दी, उनकी जो बातें थी उनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। जो आम कॉमन मैन था उसको बेसिक राइट्स दिए गए और ज़्यादातर जो लैंड थी वो पीजेंट्स को दे दी गई। जितनी भी चर्च वगैरह की पहले लैंड होती थी वो सारी की सारी इन्होंने पीजेंट्स को दे दी। और यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में फिर ये एक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी ये एक सोवरेनिटी की सब लोगों के लिए एक मिसाल बन गई, इक्वालिटी बिफोर लॉ की। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है, सोवरेनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये सारी चीजें इंडिया वालों ने भी वहीं से अडॉप्ट करी हुई है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।